एलिमेंट की खोज हुई है 118, जिसमें Z बराबर 104 to 118। ये क्या है? मैन मेड है। ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ये जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनके माध्यम से इनको बनाया गया है। मैन मेड है मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बनाया गया। उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाइड, दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाइड को हम कोलाइड करते हैं। पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, लेकिन एक्सीलरेट करके इनको कोलाइड करते हैं तो या तो आपका न्यूक्लियाइड जुड़ेगा या तो टूटेगा। तो डिसइंटीग्रेशन होगा तो उससे कम एटॉमिक नंबर का आपको न्यूक्लियाइड मिलेगा, और अगर जुड़ेगा तो उससे हाई एटॉमिक नंबर का आपको न्यूक्लियाइड मिलेगा। तो ये 104 से 118 तक ये याद रख लीजिए कि ये क्या है? मैन मेड है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि मैन मेड एलिमेंट्स आर इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन दे दिया गया Z बराबर इतना तो इतना, इतना तो इतना, इतना तो इतना। तो ये आपको मेमोराइज करना है स्टेप बाय स्टेप। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब शुरू हुआ तो सबसे पहले किसने दिया? डोबेनायर। और ये ट्रायड है इनका, डोबेनायर ट्रायड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेटा जब कुछ एलिमेंट हो गए इनके पास, कुछ एलिमेंट इनके पास जब हो गए तो इन्होंने क्या किया कि उसको देखा, उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने पाया कि जो एटॉमिक वेट है उसका, एटॉमिक मास लिया इन्होंने और ग्रुप किया, तो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास लिया उसका जो एवरेज आया वो बीच वाला एलिमेंट आया। वो कौन सा एलिमेंट आया? बीच। मतलब दो जो आपके एटम है, इन एटम का जो एवरेज आया वो कोई ना कोई ऐसा एटम था, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट था जिसका वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बराबर था। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने 3-4 ग्रुप किए, लेकिन इतने एलिमेंट थे कि सबको ये अरेंज नहीं कर पाए। तो उसके बाद कौन आए? लॉ ऑफ ऑक्टावस। ये जॉन न्यूलैंड आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे सारे गा मा पा धी ना, आप देखते हैं पियानो, उसमें 8 होते हैं, 8 होते हैं कि नहीं होते हैं? 7 7 होते हैं। 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी पहले से मिलने लगी। तो इस प्रकार करके इन्होंने अरेंज किया, लेकिन इतने एलिमेंट थे कि अरेंज नहीं कर पाए। फिर आगे आए लूथर मेयर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिया। किसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बीच में, एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है कि घटती है। तो जाहिर सी बात है एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो इस प्रकार इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने फाइंड आउट किया। कैसे? आप जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, और अगर वॉल्यूम निकालिए तब क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी हो गया। तो ऐसे इन्होंने वॉल्यूम को निकाला, कैलकुलेट किया, और एटॉमिक वॉल्यूम को और एटॉमिक वेट के साथ इन्होंने क्या किया? अरेंज किया। अरेंज करने पर इनको ग्राफ मिला। उस ग्राफ के आधार पर इन्होंने आगे की बातें की। ये लूथर मेयर अरेंजमेंट है। यहां आप देखिए 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है। अल्कली जो मेटल है, अल्कली मेटल अगर आप लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं कि अल्कली मेटल साइज में अगर पीरियड की बात करें तो अपने पीरियड में सबसे लार्ज साइज किसकी होती है? अल्कली मेटल की। और सबसे शॉर्ट साइज किसकी होती है? हैलोजन में आ जाएंगे। तो देखिए अल्कली मेटल, यहाँ पे देखिए सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम। तो सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम ये टॉप पे है, ये पीक पे है। किस पे है? पीक पे है। और इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज आपको मिलेंगी। असेंडिंग मतलब अप और डिसेंडिंग मतलब डाउन। फिर इन्होंने देखा
डिसेंडिंग की बात करें तो डिसेंडिंग पर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल पाएंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये देखिए यहाँ से मैग्नीशियम देख लीजिए, कैल्शियम दिख नहीं रहा है, मैग्नीशियम हो गया, और ये आपका ये डिसेंडिंग में है, ये कैल्शियम यहाँ मिल गया आपको, स्कैंडियम यहाँ मिल गया। इस प्रकार डिसेंडिंग में जो इन्होंने पाया वो क्या था, अल्कलाइन अर्थ मेटल था। और एसेंडिंग की बात करेंगे तो हैलोजन आएगा, ये फ्लोरीन आपका आ गया, क्लोरीन आपका आ गया, ये ब्रोमीन आपका आ गया। और जो टॉप जो मिनिमा है ये ट्रांजिशन मेटल से मिला, ट्रांजिशन मेटल से मिला। ये देखिए ये आपके ट्रांजिशन मेटल है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो तत्वों की भौतिक गुण होते हैं वो उनके द्रव्यमान के एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने ये कहा कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। एक क्वेश्चन यहाँ उठता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट? एनीबडी? atomic mass, what is difference between atomic weight and atomic mass? Anybody? Atomic mass, ATOMIC, atomic mass। जो ये एटॉमिक मास होता है, जो मास होता है, मास की बात करें, मास, ये मास आप कहीं पे ले जाइए सेम रहेगा, लेकिन जो वेट होता है, weight is equal to mass multiplied by gravity। तो ये जो वेट होता है ये स्थान स्थान पर बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारी एलिमेंट यहाँ पे अगर हम ले आए लैब में तो सबका जो एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक वेट बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे हैं। चांद पे चले जाएंगे तो वहां ग्रेविटी क्या है, आप एटीट्यूड पे चले जाओ, आप समुद्र में चले जाओ, ओशियन में चले जाओ, वहां पे क्या होगा? तो ये स्थान के आधार पर, ग्रेविटी के आधार पर आपका क्या होता है, वेट बदलता रहता है, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये है डिफरेंस, मास और वेट के बीच में ये डिफरेंस है, ये बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केवल एक टर्म यूज किया, फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टी। इन्हीं के लॉ को मॉडिफाई किया गया आगे डिमित्री मेंडलीव। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, किसका, एटॉमिक वेट का। प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। अगर आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है किसी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक वेट के। और इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया, और पीरियोडिक टेबल को जब इन्होंने बनाया तो जो आज हम पीरियड जानते हैं वो इन्होंने सीरीज कहा। और पहले समान एलिमेंट वाले एटॉमिक वेट के आधार पे इन्होंने अरेंज करना शुरू किया। और जब अरेंज किया तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में इन्होंने जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में किया। बाद में फिर इसको मॉडिफाई करके जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको वर्टिकल कॉलम में
5F, 6S, 6P, 6D और 6F, फिर 7S, 7P, 7D, 7F। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ये जिनके लिए पहले n, जिनका n कम होगा, जिनका n कम होगा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट, जब n सेम हो जाए, तो जैसे 2s और 2p में n सेम है तो n प्लस l का मान जिसके लिए कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। यदि n प्लस n का मान भी सेम हो जाए तो जिसके लिए l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। कैसे? अब हम देख लें 3D और 4s की बात करें। आप जानते हो कि l का मान S, P, D, F, S के लिए 0, P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3 है। 3D की बात करें तो N प्लस L और N प्लस L, तो यहाँ N बराबर 3 है, L बराबर D के लिए कितना है? 2 और यहाँ N बराबर कितना है? 4 और L का मान कितना है? S के लिए 0, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा तब 3D में जाएगा, तब 3D में जाएगा। तो ये बाउ प्रिंसिपल हुन रूल आया कि ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्युपाइड होंगे। पेयरिंग कब होगी? जब सेम एनर्जी, डिजनरेट एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब। तो अब बोर जी के बारे में देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। Above principle and electronic configuration of atom provide a theoretical foundation for periodic classification. The elements can be classified into 4 blocks, namely S, P, D, F, depending on the type of atomic orbital that are being filled with the valence electron. उस आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में पीरियाडिक लॉ है, पीरियाडिक लॉ है और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। जो प्रेजेंट फॉर्म अभी हम आपको पीरियाडिक टेबल दिखाएंगे वो है, इसमें SPDF ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको जानना है। फिर आगे पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 लेक्चर में खत्म होगा। अब यहाँ देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट, इन्होंने एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को सेल की जो एनर्जी है वो अलग अलग है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जब हम फिल करते हैं तब अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि s ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा तो s ब्लॉक एलिमेंट, p में जाएगा तो p ब्लॉक एलिमेंट, d में जाएगा तो d ब्लॉक एलिमेंट और f में जाएगा तो f ब्लॉक एलिमेंट। तो मॉडर्न जो पीरियाडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं s ब्लॉक लेफ्ट में 2 है। यहाँ आईपीसी के आधार पर 1 to 18 में इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और जो आपका 1 और 2 है ये आपके क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि एस ऑर्बिटल की आप बात देखो तो एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 1 और 1 2। तो जब 1ns1 होगा, ns1 तो n बराबर कितना हो सकता है? 1 to 7, 1 to 7। तो ये देखिए ns1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। इस प्रकार s1 सबके वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और सब में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। आप 90% कह सकते हैं मिलती है, 10% इसलिए क्योंकि अलग है, इसलिए कहाँ से मिलेगी? साइज में फ्लक्चुएशन है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, केमिकल अवेयरनेस। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NH2, तो NH2, तो ये है 1s2 यहां पे है, और ये आपका 3 हो गया, वो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 5s2, 6s2। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। तो ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गया, क्योंकि s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो इनको अगर ऐसे देखा जाए तो इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ए और बी में ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए और बी में, ए में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल में जाता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब s या p एटॉमिक ऑर्बिटल में जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जाता है, तो इनको ग्रुप ए कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आपका डी में जाता है, डी ऑर्बिटल में, तो इसको सब ग्रुप बी में क्लासिफाई किया गया। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ये 2 हो गए, ये फर्स्ट ए, ये सेकेंड ए, उसके बाद 1 2, ये आपका हो गया थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, फिर 7th बी, फिर 3 आपके एर्थ हो गए, इसमें ए भी नहीं है। ये आपका एर्थ ग्रुप हो गया। और फिर आपका आएगा फर्स्ट बी और सेकेंड बी, उसके बाद फिर आपका आ गया थर्ड ए, और फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, फिर सिक्स्थ ए, फिर 7th ए, और फिर आपका हो गया 0 ग्रुप, ZeRO। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपके क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक। और ये जो बीच में आया है थर्ड बी से, ये जो बी वाले हैं, ये डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया। क्यों बाहर रखा गया था, इसका भी रीजन है, क्योंकि जब इन एलिमेंट की एक्टेनाइड और लेंथेनाइड, ये लेंथेनम से शुरुआत हुआ है, 14 एलिमेंट है, ये 57 यहाँ है, ये लेंथेनम हो गया और ये एक्टेनम हो गया। और इनके बाहर आप काउंट करोगे तो 14 एलिमेंट की 2 सीरीज है। इनकी प्रॉपर्टीज इतनी मिलती जुलती थी कि ये कंबाइंड रूप से एक ही एलिमेंट लगते थे। बाद में जब इनको सेपरेट किया गया तो ये पाया गया कि इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो सेम प्रॉपर्टीज को कैसे रखा जाए, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ गई। तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ गई तो इनको कहाँ रख दिया गया, पीरियोडिक टेबल से बाहर। और ये 57 के बाद 58 से चालू है 71 तक, और यहाँ ये आपका 90 से है 103 तक। तो इस प्रकार इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया। और इसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 सीरीज हैं। ये आपका 5f, ये आपका है 4f और 5f। क्योंकि जो f ब्लॉक एलिमेंट है उसमें n-2 आता है, n-2। तो 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 2 गया 4, तो 4f सीरीज और 5f सीरीज है। 4f सीरीज में आपका ये लेंथेनाइड आता है और 5f सीरीज में आपका एक्टेनाइड के आते हैं। ये 14 एलिमेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज में इतनी समानता है कि हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे तो इनके सेपरेशन पूछा जाता है कि हाउ टू सेपरेट 14 एलिमेंट, कैसे इनको सेपरेट किया गया, क्या टेक्निक अप्लाई की गई। और डी ब्लॉक में आप देख लीजिए कि डी ब्लॉक में क्या होता है, 4s के बाद 3d होता है। तो 4s में जब 1 से 2 हो जाएंगे तब ये 1 से 10 होगा, इसलिए n-1
और n-1 d में 1 से 10 और ns में 1 से 2 होता है। जनरली 2 होता है, लेकिन दो कंडीशन ऐसे है, कॉपर और क्रोमियम का कंडीशन, जिसमें ns 1 होता है और n-1 d, एक में 5 होता है, एक में 10 होता है, क्योंकि हुंड्स रूल वहां आता है। हुंड्स रूल की एग्जैक्टली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सब चीज स्टेबिलिटी गेन के लिए, अगर कोई भी कंपाउंड बन रहा है, अगर NaCl बन रहा है तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा है। वो 18 हो रहा है, वो 10 हो रहा है, सारी चीजें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है। और स्टेबिलिटी गेन किससे करते हैं? अपने जो लास्ट में 0 ग्रुप के एलिमेंट है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये जो आपके हैं, इसका नाम है ऑक्नियम। ऑक्नियम, अन मतलब एक के लिए यूनि, फिर एक के लिए यूनि, और 8 के लिए OCT, इसमें EM जोड़ दीजिए, तो अन ऑक्सीनियम ये बना। तो आप हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो ये आप कार्बन पे आइए। कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नियान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सकता है। इसलिए कार्बन के इतने ढेर सारे हाइड्राइड नॉन हुए कि एक अलग ब्रांच बन गई, और उस ब्रांच का नाम रखा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को की स्टडी करते हैं, और हाइड्रोकार्बन इतने हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पहन रहे हैं, सब हाइड्रोकार्बन है। सेलुलोज आपका हाइड्रोकार्बन है, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट, जो तो सार सब कुछ आ गई, पूरी बॉडी आ गई, पूरा संसार आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो दवाइयां हम यूज करते हैं, जो चीजें हम पहनते हैं, जो चीज खाते हैं, सब आ गया। तो मेरे बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट को देखो, इस कलर से दिखाया गया है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट आप देखिए, तो ये आपके ग्रुप 13 to 18, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये बोरान से शुरू होता है। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। लास्ट में नोबल गैस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, जो आपके फर्स्ट ए ग्रुप में है। फर्स्ट में जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? लो होता है। लो मतलब कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बना ले, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है अपने पीरियड में। तो निगेटिव, और ये क्या करते हैं? इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में क्या होती है? हाईएस्ट होती है, पीरियड में बढ़ती है, पीरियड में बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो बढ़ रही है एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी ज्यादा, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी ज्यादा। तो जहां प्लस और माइनस है तो बीच में 0 होना चाहिए, इसलिए नोबल गैस ये है। और इनका ये ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं। और ये मोनोएटॉमिक है, हीलियम मोनोएटॉमिक, आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब मोनोएटॉमिक है। जबकि फ्लोरीन F2 के रूप में है, क्लोरीन F2 के रूप में है, ऑक्सीजन O2 के रूप में है, हाइड्रोजन H2 के रूप में है। लेकिन ये मोनोएटॉमिक है, क्योंकि हाइड्रोजन को H के रूप में स्टेबल नहीं है, बहुत रिएक्टिव है। इसे इस H को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन में हम प्रोड्यूस करते हैं रिडक्शन कराने के लिए। मेटल की जरूरत पड़ती है, फाइनली डिवाइडेड निकिल और हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैक्सिमम चीज को रिड्यूस कर देता है।
अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कंप्लीटली, कीटोन है तो उसको प्रोपेन बना देगा, एसीटोन है तो प्रोपेन बना देगा। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट है जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब किस रूप में? मॉलिक्यूल फॉर्म में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ sp-df ब्लॉक में क्या? अल्कली मेटल, ये आपके अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नोबल गैस उधर दिखाया गया है, लेंथेनाइड एंटेनाइड को दिखाया गया है। और ये नॉन मेटल है, ये देखिए जो ये कलर है ये नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलेनियम, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है मतलब ये भंगुर होते हैं, अगर इनको तोड़ोगे तो ये अपने शेप में नहीं टूटेंगे। नॉन मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता है। और जो इनके बीच में है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आप आ जाएंगे, बाउंड्री लाइन यहाँ शुरू है, ये मेटलॉइड है। सेमी मेटल जिसको कहते हैं, सेमी मेटल, ये सेमी मेटल है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम और पोलोनियम, ये सेमी मेटल है। मतलब ये एक समय आपके नॉन मेटल जैसे बिहेवियर करते हैं, लेकिन दूसरे कंडीशन पर ये मेटल का व्यवहार करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो ये मेटल का व्यवहार करते हैं। या इसमें इम्प्योरिटी डोप कर दी जाए, कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाए, तो इम्प्योरिटी क्या करती है? वो जो फॉरबिडन गैप है उसको मिनिमाइज कर देती है और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होने लगता है। तो आपके डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक वाले मेटल हैं, डी ब्लॉक वाले मेटल हैं। और मेटल का आप जानते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटालिक लेक्चर होता है कि नहीं होता है? मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? तो मेटल का अपना कैरेक्टर है। तो इस प्रकार एलिमेंट को अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। 7 से ज्यादा पीरियड क्यों नहीं है? और पहले पीरियड में 2 क्यों है, दूसरे पीरियड में 8 क्यों है, तीसरे में 8 एलिमेंट क्यों है, और फिर चौथे में आपके 18 फिर 32 क्यों है? पहले में 2 ही एलिमेंट क्यों है? 3 क्यों नहीं हो गए, 4 क्यों नहीं हो गए, 5 क्यों नहीं हो गए? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि पहले में केवल 1 s है और 1 s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए पहले पीरियड में n बनाता है, जो n बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इसके पीरियड को बताता है। पहले पीरियड में s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 या 2, n बराबर 2 रख दो तो 1s2, 2s2 और 2p 1 to 6 हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो दूसरे पीरियड में कितने हैं? n बराबर 2, तो दूसरे पीरियड में 6 और 2 8, इसलिए दूसरे में 8 है। फिर तीसरे में हम आएंगे, तीसरे में तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s आएगा, फिर 3d आएगा, इसलिए तीसरे में भी केवल 8 है। और फिर जब चौथे में आएंगे तो 4s, 4p, 4d, 4f। अब आप देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस प्रकार जब आप देखेंगे, जब डी में आएंगे तो डी में 10 होते हैं, डी में कितने होते हैं? 10, और पी में कितने होते हैं? 6, 10 और 6 16, और इसमें कितने होंगे? 2 18, क्योंकि 4 में क्या होगा? जब ये होता है तो f कब? n-2f के लिए होता है और n-1 d के लिए होता है। तो 4p के बाद ये 4d ना फिल होके 3d फिल होगा। कौन फिल होगा? 3d फिर p में जाएगा। इस प्रकार 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32 फिर 32। अब यहाँ कितने हो गए? पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में 8 हो गए, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठे और सातवें में 32। 32 कैसे हो गए? 18 और 14 कितना होते हैं? 18 14 कितने होते हैं? तो 18 ये रो और 14 ये, तो 18 और 14 32, 18 और 14 32।
इस प्रकार पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। 104 से 118 तक ये मैन मेड एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट वे हैं जिसके में अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा, वो एस ब्लॉक एलिमेंट। जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। और डी में क्या होता है, 4s भरने के बाद डी में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, किस में जाएगा, एफ में, वो भी n-2 एफ में। डी में जाएगा तो n-1 डी में जाएगा, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार 4f और 5f सीरीज आपकी बनी, ना कि 6f है ना कि 7, ना 6f भरता है ना 7s भरेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट में ns ऑर्बिटल n बराबर 1 to 7, np ऑर्बिटल में n बराबर 2 to 7, d ब्लॉक में 4 to 7 और f ब्लॉक में 6 to 7 और n-2f ऑर्बिटल इसमें आएगा। इसमें n-1 d ऑर्बिटल आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ns1 ns2 ns2 और np 1 2 3 4 5 6। तो 1 होने पर थर्ड ग्रुप, 2 होने पर फोर्थ ग्रुप, 3 होने पर फिफ्थ ग्रुप और 4 होने पर सिक्स्थ ग्रुप। इस प्रकार ग्रुप बन गए। तो 1 और 2 ns 1 और 2 होने पर ग्रुप नंबर 1 और 2 लेफ्ट साइड है, इसमें मेटल है। और 13 to 18 ये राइट साइड में है। few are metal and metalloid but most of them are non metal। और जब हम डी ब्लॉक में आएंगे तो ये मिडिल में है, सब मेटल है। और एफ ब्लॉक है प्लेस सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल, और ये मेटल है। ये क्या है, मेटल है। तो इस पे हमने 15 क्वेश्चन बनाए हैं बेटा। कितने क्वेश्चन, 15 आपके मॉक के लिए बनाया गया था, क्योंकि कल मॉक होना नहीं है। तो जब मॉक टेस्ट होगा तब शुरुआत होगी। लॉ ऑक्टावस ये किसने प्रपोज किया था, ऑक्टस जो है आपका OCTVAS, लॉ ऑफ ऑक्टावस किसने प्रपोज किया था, बताइए। हाँ, न्यूलैंड ने। लॉ ऑफ ट्राइड डॉवेनियस। ठीक है, इसमें क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड है क्या, लॉ ऑफ ट्राइड है क्या। हाँ प्लीज स्टैंड अप। हाँ बिल्कुल, इसमें 3 एलिमेंट की उन्होंने सीरीज बनाई, और जिसमें फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज मास था वो 20 वाले का था। हंसने बात नहीं है, हंसोगे तो कैसे इंजीनियर बनोगे, हंसते हंसते नहीं बन सकते आप। सबसे ज्यादा एनर्जी हंसने में लगती है, ये आप जान लीजिए, सबसे ज्यादा एनर्जी हंसने में लगती है। और ब्रेन को एनर्जी की जरूरत है। अगर सर में दर्द है इसका मतलब कुछ खाइए, कुछ पीजिए। ऑक्सीजन और ग्लूकोज 2 की जरूरत है। एनर्जी जब हंसने में लगा दोगे, आप हंस के कोई चीज उठा के दिखा दो तब मैं जानू, उठा के दिखा दो। उठा सकते हो हंस के, नहीं उठा सकते। ये जानिए कि आपको यदि जानकारी है, आपको नॉलेज है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जिनको नॉलेज लेना है, तो उनके लिए शांत रहा करिए, उनके लिए शांत रहिए। इसमें एक और है, 3 को क्वाइन मेटल के रूप में कहा गया है, उनका अलग। ये क्वाइन मेटल कौन है, कॉपर, Ag और Au, इनको क्वाइन मेटल कहा गया है, क्योंकि क्वाइन बनाने में पहले यूज होते थे, इसलिए इनको क्वाइन मेटल कहते हैं। अच्छा ये बताइए, टंगस्टन को W से क्यों रिप्रेजेंट किया गया, टंगस्टन को T से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया गया। हाँ लैटिन में क्या,
मतलब बताइए ना। देखिए, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो उतने ही इम्प्योर फॉर्म में इस अर्थ क्रस्ट पे मिलेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जिस फॉर्म में ये मिला, टंगस्टन जिस फॉर्म में मिला, वो उर्फान ओर से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए डब्लू कहा गया। उस ओर का नाम था, डब्लू कहा गया, टंगस्टन। और सबसे ज्यादा ये बताइए मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बताइए? टंगस्टन। जो पहले बल्ब आता था, बल्ब में एक स्प्रिंग आप देखते थे, एलिमेंट जिसको कहते थे, ठीक है, वो टंगस्टन का, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, कौन सा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है? मरकरी। अच्छा, और कौन सा एलिमेंट है जो वो है ही है, लिक्विड फॉर्म में है ही है, गैस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और नॉबल गैस तो वही है। तो ये लोग गैस के रूप में पाए जाते हैं। कौन सा मेटल बहुत सॉफ्ट है जिसको चाकू से भी तोड़? और हार्डेस्ट कंपाउंड कौन है? डायमंड। डायमंड के आसपास भी कोई है? ग्रेफाइट तो साफ है। पेंसिल, टोपाज भी नाम आप सुनेंगे। अगर डायमंड नहीं दिया है तो टोपाज भी बहुत हार्डेस्ट है। क्या है? हार्डेस्ट है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ऐसे तो आप देखेंगे तो ये जो आपके मिश्र धातु हैं, मिश्र धातु को क्या कहते हैं बताइए? सॉलिड का जब मिक्सचर बनता है तो क्या बनता है? सॉलिड का एलॉय को मिश्र धातु कहते हैं। एलॉय देखिए, एलॉय इसीलिए बनते हैं और मेटलर्जी, मेटल के प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि ऐसे एलॉय बनाए जाएं जो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत हल्के हो, लेकिन इतना हार्ड हो कि उसको बड़े से बड़े मतलब टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे भी उसका कोई असर ना पड़े। उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? रॉकेट में। कि रॉकेट के लिए वो हल्का होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? बहुत टफ होना चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मेटलॉयड का रोल है वहां पे। सिल्वर देख लीजिए, सिल्वर हल्का होता है कि नहीं होता? लोहे की कढ़ाई और सिल्वर की कढ़ाई देख लीजिए। ऐसे तमाम आपके धातु हैं। और ये जो आप देखते होंगे, ये जो मेटल होते हैं इनके फ्री सरफेस होते हैं। तमाम मेटल ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड होने की वजह से इनका क्षय नहीं होता है। और कुछ होते हैं जिसमें हम मेटल की लेपिंग करते हैं। जो आप पैन देखते हैं, आप लोग घरों में जो कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है नॉन स्टिकी, उसमें किस चीज की लेपिंग की जाती है? टेफ्लॉन नामक पॉलीमर होता है। हाँ, टेफ्लॉन, उसकी कोटिंग रहती है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो मेरे बच्चों, सर इसको एंड करते हैं, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए आप लोग।
क्या क्या? अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। अब आप शुरू कर सकते हैं सर। कहने मतलब वो लेक्चर खत्म हो गया था, ठीक है। साइलेंस प्लीज। आप स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। बेटा इसका नाम क्या है? नहीं दिख रहा है? आवाज नहीं। इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? शांत रहिए। इसको जनरली क्या कहते हैं? H2 तो कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं? जो बुक में आप पाएंगे, जितने भी बुक आप पाएंगे, जो क्वेश्चन पेपर पाएंगे उसमें बताइए। एनीबॉडी? हाँ प्लीज स्टैंड अप। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। आप खड़े हो जाइए प्लीज स्टैंड अप। इसका बेटा नाम क्या है? बताओ। आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं? बेटा इसका नाम क्या है? बताइए, नाम बताइए। नाम क्या है इसका? क्या 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 कहेंगे इसको? बोलो, जोर से बोलो, सब लोग सुने। हाइड्रोजन का प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन। देख लीजिए, ये इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाँ, तब वो क्या है? आटोमस। आटोमस मतलब केमिस्ट्री आप इंटर करके आए हैं या इंटर कर रहे हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, कई बार कोचिंग में आप जाके कोचिंग ले चुके हैं, आपको ये नहीं मालूम कि H+ का क्या नाम है, H- का क्या नाम है?
H से H प्लस कब बनता है? अरे कुछ नहीं बेटा, हाइड्रोजन आयन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाइड्रोजन आयन, इसका नाम है हाइड्रोजन आयन। हाँ प्रोटॉन आप कह सकते हो, लेकिन आपने कहा हाइड्रोजन प्रोटॉन, आपने दो चीज कहा। आप कहते ये प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है इसलिए प्रोटॉन कहते हैं, क्यों? हाँ तो पहले आप बोले थे तो फिर क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं? आप कहो कि पहले हमने इसको टिक लगाया था, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन। बैठ जाओ, कम से कम बोलो, ये हाइड्राइड आयन हो गया। तो दो चीज है, हाइड्रोजन से H प्लस में बदलना और हाइड्रोजन को H माइनस में बदलना। ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब आप इसका डेफिनेशन दोगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, बेटा आप आवाज क्यों कर रहे हो? तो वो उसकी वजह से है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो हाइड्रोजन को जब एनर्जी दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अलग है, उसके वो किसी से जुड़ा नहीं है, वो स्पेस में है। और जब इसमें एनर्जी देंगे, हम हीट करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी पदार्थ के एक मोल से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, इसको दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का संबंध हीट से है। ये एंथैल्पी, ये हीट बताता है कि हीट किया गया। ये सिंबल जो है ये हीट का सिंबल है, हीट का सिंबल है। तो जब हीट करेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए बल लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बल एनर्जी के रूप में है, और कितनी एनर्जी लगेगी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा गया क्योंकि ये आयोनाइज हो गया। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ प्लस ही कर दो, प्लस ही, तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी यहाँ प्लस डेल्टा, यहाँ माइनस डेल्टा, यहाँ माइनस डेल्टा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, न्यूक्लियस है आपका, प्रोटॉन है इसमें, प्रोटॉन और इसके बीच में जब आकर्षण कार्य करने लगे, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे इसके पास, तो एक जब इसके क्षेत्र में आ जाएगा और जितनी तेजी से ये इस इलेक्ट्रॉन को बांधेगा उतने ही अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो इसीलिए जब साइज छोटी रहेगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। तो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो ये आपका हो गया, ये पीरियड हो गया, PERIOD, ये पीरियड हो गया और ये हो गया ग्रुप। तो ये आपको देखना है कि पीरियोडिसिटी क्या है, ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है। तो आप जानते हो जब आप ग्रुप में आओगे तो ग्रुप में नई सेल जुड़ती जाती है, नई सेल जुड़ती जाती है, n का मान बढ़ता जाता है, ग्रुप में n का मान बढ़ता जाता है, ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7, और नई सेल जुड़ती जाती है, n का मान बढ़ रहा है मतलब नई सेल जुड़ती जा रही है। तो नई सेल जुड़ने पर साइज बढ़ती जा रही है, और जब साइज बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस का
न्यूक्लियस का अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन घटता जाएगा, अट्रैक्शन घटने पर साइज बढ़ती जाएगी। इसीलिए जब हम किसी पीरियड में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नई सेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। अगर इन्हीं एलिमेंट को, जिनकी एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो एटॉमिक रेडियस जिस प्रकार ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, उसी प्रकार आयनिक रेडियस में भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। और जब हम पीरियड में जाएंगे तो पीरियड में सेल वही है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचता जा रहा है। इसीलिए जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो हम ये पाते हैं कि साइज छोटी होती जाती है, साइज छोटी होती चली जाती है। और क्या होता है तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का क्या है सीक्वेंस कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर ये बढ़ेंगे, जब मूव करेंगे हम टॉप टू बॉटम तो इनकी साइज बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये घटती चली जाएगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज के ऊपर, क्योंकि साइज ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कितना है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होता है, जो प्रभाव होता है, वो घटता चला जाता है। इसलिए जब प्रभाव कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो इस कम अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये घटती जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जा रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रही है। इसी प्रकार हम पीरियड में देखेंगे तो पीरियड में साइज छोटी होती जाती है, अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान पीरियड में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। नाइट्रोजन का देखिए 1s2, 2s2 और 2p कितना 3 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p4। अब ये बताइए कि Ip किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की होगी? हाँ ठीक है, आप नीचे कर लीजिए। बाकी इसका मतलब ऑक्सीजन की कह रहे हैं। अब अभी मैंने आपको बताया जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटी होती जाएगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाएगा। किंतु परंतु मेरे बच्चों, यहाँ पे आप देखो, यहाँ होम रूल एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, इसलिए स्टेबल है, और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगा। इसलिए ये क्या डेविएशन दिखाता है, क्या दिखाता है? और जो डेविएशन दिखाता है, नियम का जो पालन नहीं करते हैं, यही एबनॉर्मलिटीज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, हीलियम लिथियम हो गया, लिथियम 3 हो गया, बेरिलियम 4 हो गया, बोरान 5 हो गया, कार्बन 6 हो गया। अब इसमें देखिए लिथियम में 1s2, 2s2, 1s2, 2s1, इसमें 1s2, 2s2, इसमें 1s2, 2s2, 2p1, और इसमें 1s2, 2s2, 2p2। अब यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर
एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि नहीं, और यहाँ पे कितना है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसकी जो आईपी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी EH, ये EH ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी। इसीलिए बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लिथियम से तो ज्यादा होती है, बोरान से भी ज्यादा होती है, क्योंकि बोरान एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, इसलिए आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो ये सारी केमिस्ट्री स्टेबिलिटी पे है। इलेक्ट्रॉन देना लेना, जो भी नए प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्शन होता है, रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट भी डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन सा जो रिएक्शन नहीं होता आसानी से, उसके लिए कैटलिस्ट हम लोग लगाते हैं कि आसानी से हो जाए। कैटलिस्ट का रोल ये है कि उस रिएक्शन को आसानी से वो करा दें, कैटलाइज कर दें। तो जो आपके मेटल हैं, ये मेटल आपके कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आपने डी ब्लॉक एलिमेंट देखा, पैलेडियम किसमें है, निकिल किसमें है, निकिल डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। निकिल का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। 27 किसका है, कोबाल्ट का, वेरी गुड। आयरन का कितना है, 26 है, वेरी गुड। तो देखिए तमाम बच्चे हैं उनको एटॉमिक नंबर याद है, ये किसका कितना एटॉमिक नंबर है। और बहुत जान के बहुत खुशी हुई जो बच्चे जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते वो बच्चे बहुत शांति से सब देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में ये नंबर पूछा जाता है कि नॉर्मल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है कि ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा सही है, उसमें से कौन सा सही है, अब आपको टिक लगाना है। F ब्लॉक है तो n-2 होगा, उसमें D n-1 होगा F ब्लॉक वाले में, और NF होगा, इस प्रकार दिया रहेगा। और जब F ब्लॉक होता है तो D कंप्लीटली फिल्ड होता है। D कैसा होता है, फिल्ड होता है कि नहीं फिल्ड होता है, होता है कि नहीं होता है। तो D कंप्लीटली फिल्ड होगा, या क्या होगा, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ, एक्स्ट्रा पी की डी, पी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा फील्ड होते हैं। कितनी बार तैयारी किए हो, जेई की कितनी बार तैयारी किए हो सर, इसी में आ रहे हो, किस कॉलेज के हो, आर्मी, RME, ये कहाँ पे है, अच्छा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। वहाँ केमिस्ट्री कौन सर पढ़ाते हैं, ठीक है, कौन सी मैम पढ़ाती, नाम, देखिए 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, ये मैटर नहीं करता है कि कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि पढ़ना आपको है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप पेपर को सॉल्व करोगे, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब बेस मजबूत हो जाएगा तभी ट्रिक काम करती है, तभी ट्रिक काम करती है। अगर बेस मजबूत नहीं है तो ट्रिक काम नहीं आएगी, रटना पड़ेगा। तो बेस को मजबूत कीजिए, बेस को मजबूत कीजिए। ये बताइए F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कितने, उनकी संख्या कितनी है, F ब्लॉक एलिमेंट 28, वेरी गुड बेटा, 28 है, 28 है। ट्रांस यूरेनियम
एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट किसे कहते हैं? यूरेनियम